नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिकल एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल एजेंडा में हम राजनीति को समझने के लिए भी देखते हैं, राजनीति करने के लिए कैसे की जानी चाहिए राजनीति उसको भी देखते हैं और विभिन्न आयामों को जांचने परखने के देते हैं। और आज वादों की फुलझड़ी, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, पैम्फलेट भी कहते हैं, आज उसका दिन था। आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया। संकल्प पत्र की जगह इस बार घोषणा पत्र है। और क्या नाम है, समाजवादी पार्टी ने का घोषणा पत्र उसको उसने वचन पत्र कह दिया है। और आप देख के बहुत ही कॉमेडी टाइप का आपको लगेगा कि कॉमेडियन से भी ज़्यादा कॉमेडियन है ये लोग। कॉमेडियन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 7 साल 8वां साल जो चल रहा है केंद्र में और 5 साल यहाँ पर पे भी है, अपने नैरेटिव को सेट नहीं कर पाई। और नैरेटिव सेट नहीं हो पाया और जो अपना सोफिस्टिकेशन था, जो उन्होंने व्यवहार दिखाना था, वो व्यवहार दिखाया, एकदम लल्लू बना दिया। और आज वो भी उसी रास्ते पे चल निकले हैं जिस रास्ते पे केजरीवाल चलते हैं। और समाजवादी पार्टी तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गई। समाजवादी पार्टी से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे निकल गई, इन सब चीज़ों में आगे निकल जाती है, मुझे उम्मीद नहीं थी। अखिलेश यादव जी का एक अच्छा मुख्यमंत्री काल रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, संसाधन कम थे, बजट भी कम होता था, लेकिन मेहनत उन्होंने बहुत की है। और जब मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इस तरह के लल्लू चप्पू जो उनके सलाहकार होते हैं, लल्लू चप्पू टाइप का जो पम्फलेटाइजेशन करते हैं, तो मुझे बहुत ही हंसी आती है। पता नहीं इन लोगों को कौन ये बताने के लिए कहता है कि लल्लू चप्पू टाइप का आप घोषणा पत्र वचन पत्र बना दीजिए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ सामने केवल बीजेपी ही नहीं है, उनकी सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस भी है और उससे भी बड़ी क्षेत्रीय चुनौती जो है बसपा है। तो अब आपको जब 2 फ्रंट पे लड़ना है तो आपकी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। और जब स्थायित्व नहीं रहेगा तो काम भी नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जो उससे पहले क्रिटिसिज्म हमने कांग्रेस पार्टी का किया, स्कूटी ले लो स्कूटी ले लो। आज वो लोग हमारी प्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी लग गया है, वो भी आज उसने भी जो है स्कूटी देने की बात कर दी है। और मुझे बहुत ही कॉमेडी लगी ये बात, जो सरकार लैपटॉप बांटने में परहेज करवाई थी, जिस सरकार ने मास्टर्स तक लड़कियों की एजुकेशन फ्री नहीं की है और MBBS की सीटों को उस तरह से नहीं बढ़ाया जिस तरह से उन्होंने वादा किया था, वो सरकार पढ़ाई लिखाई में क्या करेगी। मुझे तो कुछ भी उम्मीद नहीं है इस सरकार से इस पैमाने पे, क्योंकि 5 साल में अपना नैरेटिव इन्होंने सेट नहीं किया। नैरेटिव सेट नहीं किया, फिर से प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की हर जगह की तारीफ है, लेकिन भैया उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, ये 25 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे 15 करोड़ वोटर है, यहाँ पे हर एक चीज़ की अपनी जटिलता है, अपनी परेशानी है। और आज तो मैं बीजेपी का घोषणा पत्र भी मैंने डाउनलोड भी कर लिया है उसको, और आर यू कॉमेडी टाइप का यह सिस्टम चल रहा है ना। मैनिफेस्टो में अब देखिए क्या कहते हैं, किसानों को सिंचाई में मुफ्त बिजली। अरे भैया, इतना था तो पहले दे देते मुफ्त बिजली। 5,000 करोड़ के लगभग कृषि सिंचाई योजना। 5,000 करोड़ में कहाँ होगा सिंचाई योजना? कौन सी सिंचाई योजना करोगे? नलकूप नीचे ज़मीन में तो पानी नहीं है, कहाँ से नलकूप चलाओगे, है ना। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। भैया केवल घोषणाबाजी है। अफ्रीकन कंट्रीज़ की और अरेबियन प्रायद्वीप से इतना ज़्यादा स्टॉक मात्रा में खाने पीने से लेकर के फूड प्रोसेसिंग से के लेके सारे आइटम तो आपके भारतीय बाज़ार में आ चुके हैं, है ना। आप जो बादाम था, है ना, आप बादाम को लीजिए। बादाम की स्थिति ये है कि बादाम जो है वो मूंगफली नहीं, बादाम जो खाते हैं वो 800 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये किलो तक भारतीय मार्केट में बिकता है। ये लखनऊ की मार्केट में भी बिक जाता है। आप देखिए ड्राई फ्रूट्स का क्या स्थिति है, हर चीज़ में आप देखिए बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है। और फिर ये अरे भैया, एग्रीकल्चर को बढ़ाना तो पहले बढ़ाते ना। और एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट तो होता ही होता है, साथ में नेशनल सब्जेक्ट भी होता है। और नेशनल में जिस तरह से एजुटेशन हमने किसानों को देखा, उसको कोई भी देख सकता है कि
आप अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पाए। उसके अलावा गन्ना किसानों का भुगतान में तो भाई नंबर 1 सरकार थी, सरकार ने बहुत भुगतान किया है, ठीक है। आलू टमाटर प्याज, भैया आलू टमाटर प्याज को नमस्कार, ये तो सरकार बदल देता है भैया, पता नहीं कब जागोगे, है ना। 15 साल से तो कोई जागा नहीं है, आगे जाग गए तो भैया मेरा नमस्कार। जागना तो पड़ता ही है भैया, नमस्कार ही पहले कर ले रहा हूँ, क्योंकि आलू प्याज टमाटर इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 15 सालों में, 15 सालों को मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि 15 सालों में हर 5 साल में एक स्थायी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, आपको करने के लिए भेजा, लेकिन इनकी कोई भी नीति इस चीज़ में नहीं है। और भैया जिस तरह बेरोजगारी का कोई तोड़ नहीं है उनके पार्टियों के पास, उसी तरह आलू प्याज टमाटर का भी भैया कोई तोड़ नहीं है ना। गरीब आदमी हर साल 200 रुपये किलो टमाटर खरीदता है, 60 रुपये किलो आलू खरीदता है, 90 रुपये किलो प्याज, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो प्याज भी खरीद लेता है ना। हर साल का है, पिछले कितने सालों से मैं तो यही देख रहा हूँ, है ना। लगातार साल बढ़ते चले जाते हैं, फिर सरकार जो है प्रोपोगंडा करती है, उनके 4 अधिकारी जो है 4 जगह पे खड़े होकर के ठेले पे प्याज बेच देते, दुकानों पे प्याज बेच देते, पुलिस भेज देते। अरे भैया फूड प्रोसेसिंग अगर करोगे तो मार्केट में दाम कैसे बढ़ेगा, है ना। मार्केट में दाम कैसे बढ़ रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, और जो लोग हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी फेसबुक व्हाट्सएप पे, है ना। आजकल का वो ज़माना है, और भगवान जाने आप लोगों को कहाँ दिखता है। तो एक कॉमेडी टाइप का सिस्टम है ना। और पिंक टॉयलेट के लिए 1000 करोड़, भैया जो टॉयलेट है उसी को साफ़ कर दो, शहरों में तो स्थिति बड़ी ख़राब है। हाँ, हर विधवा और निशासित को महिला को 1500 रुपये प्रति माह। महाराज जी 1500 में क्या होने वाला है, कम से कम 3000 रुपये प्रति माह बोलते तो होते। अब महिलाओं के साथ साथ आपने क्या कहते हैं दिव्यांगों को भी जोड़ दिया है ना। दिव्यांग और महिलाओं में थोड़ा सा डिफरेंस है। महिलाएं जो होती हैं वो भैया अपनी एक सिस्टम जी चुकी होती हैं, दिव्यांगों में सिस्टम अभी बनने वाले यंग लोग भी होते हैं, यंग ब्लड भी होते हैं, उनके सपने भी पूरे होते हैं, उनको भी कंपटीशन देना होता है, उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी में तो कोई रखता नहीं है, सरकारी नौकरी चाहिए, बीएड करना है, एमएड करना है, तो भैया उसके लिए कुछ आपको अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी। इन 2 लोगों को मैं इसी चीज़ से मैं परेशान रहता हूँ, 2 लोगों को 3 लोगों को एक लेवल पे जोड़ देते हैं। ये बहुत ही मुश्किल योजना है, और भगवान जाने ये क्या होगा। हालांकि इसमें से कोई भी चीज़ पूरी होने वाली उस तरह से नहीं रहती है। हाँ, कुछ चीज़ों तो मैं मानता हूँ योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो उन्होंने किया भी है। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर, भैया है नमस्कार, आत्मनिर्भर को मेरा नमस्कार। आत्मनिर्भर मत बनाइए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए। आत्मनिर्भर तो आदमी हो ही जाएगा, बैंक लोन नहीं देता है ना। आपके अधिकारी दौड़ते रह जाते हैं, लोन मिलता नहीं है। आज के टाइम में ये स्थिति है। आप अपना एक फंड क्रिएट करिए, अपने फंड को जनरेट करिए, और वो आपके अंडर में हो, मुख्यमंत्री के अंडर में हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, इम्पैक्ट होगा। चुनाव लड़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। आजकल दूसरी चीज़ें हो रही हैं, आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, जिम्मेदारी उसको खुद लेनी पड़ेगी। तो अभी आप ये देख रहे थे 1 करोड़ है 60 साल की उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बाप रे बाप। महिला एथलीटिकों को 5 लाख की आर्थिक मदद। हाँ, ये तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों को पैकेट्स में ना देख करके, ग्रुप में ना देख करके थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करता है। स्पोर्ट्स कल्चर तो लगभग अब उत्तर प्रदेश से ख़त्म ही होता चला जा रहा है। अगर हम छोटे स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे एथलेटिक्स है, हॉकी है, फुटबॉल का तो कोई मतलब ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ये सब अब इनको थोड़ा सा फैसिलिटेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, पिक पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा फैसिलिटेशन, अब सिर्फ लखनऊ में ही कान्हा स्टेडियम बन जाता है या और चीज़ें हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं बनता। आपको फैसिलिटेशन नीचे करेंगे, नई तरह की इकोनॉमी जनरेट होगी, और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन सब चीज़ों को खुद अपने अंडर कर लेना चाहिए। और मैं उनको कह सकता हूँ कि वो डॉक्टर रमन सिंह को देख सकते थे। रमन सिंह इसका उदाहरण है। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के थे, इसका उदाहरण था। उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत जो है परेशानियां उनके साथ आई, उन्होंने बहुत मेहनत किया, और काफ़ी दिनों तक उन्होंने कांग्रेस को दूर भी रखा। तो उसका कारण था कि बहुत सारे विभागों में उनका खुद का दखलंदाजी होता था कि हाँ भाई ये करना है, ये करना है, जनहित के कार्य करने हैं, जनहित की चीज़ें करनी है। मुफ्त यात्रा करते रहेंगे तो बसों में तो पुरुष भी चढ़ते हैं ना भैया, कितना चलेगा, है ना।
इसके बढ़िया आप बेंगलोर मॉडल ले सकते हैं, लड़कियों के लिए औरतों के लिए अलग बसें चलती हैं, है ना, अलग बसें चलती हैं। तो जब उस अलग बसों में आप भाई आप चलाएंगे तो आपका सिस्टम भी मजबूत होगा, छेड़खानी की घटनाएं भी आसानी से रोकी जा सकती हैं। पिंक बस योजना जो चल भी रही है पहले से, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, थोड़ा क्लियर कट होना चाहिए, अच्छा लगता है। और जब क्लियर कट होता है तो अच्छा था। घोषणा पत्र में हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बातचीत कर ली थी। बीएसपी का इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं होता, परिस्थिति के हिसाब से वो अपना काम करती है, क्योंकि वो एक संगठनात्मक पार्टी है और संगठन के दम पे लड़ती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये बोल बच्चन टाइप का ये घोषणा पत्र बनाया गया था। तो अब आइए समाजवादी पार्टी का देख लेते हैं। ये तो भैया फेंकू से भी फेंकने में भी आगे है। अंग्रेजी शिक्षा पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा, वही ये समाजवादी पार्टी है जो हर जगह से इंग्लिश हटा देती है और अब वो कह रही है कि हम इंग्लिश फोकस करेंगे। भैया जब इंटरनेशनल मार्केटिंग तुमको जो है बेचना है तो तुम्हारे और बीजेपी में क्या अंतर है? अरे क्षेत्रीय लैंग्वेजेस को बढ़ाते, कल्चरल लैंग्वेजेस को बढ़ाते, टीचिंग की मार्किंग के ऊपर बात करते, यूनिवर्सल आंसर राइटिंग की बात करते तो मुझे अच्छा लगता। यूनिवर्सलिटी की बातें करते एजुकेशन में तो अच्छा लगता है। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है ना। और इंग्लिश बोलने के लिए और सरकारी स्कूल में जो टीचर इंग्लिश के भरे जाते हैं उनकी क्या स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। गणित और इंग्लिश का तो भाषा का तो बड़ी स्थिति खराब है ना। अब बेरोजगार लोग चिल्लाते रहते हैं हमको नौकरी दो, हमको नौकरी दो, हमको नौकरी दो। अगर भैया इंग्लिश और हिंदी आपको ठीक से पढ़ाने आ जाए तो आपको कहीं भैया कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब ये है कि भैया वो ले लिए हैं, डंडा हाँकेंगे और सिस्टम को मॉनिटर करने का कोई मैटर नहीं है। तो भैया चल रहा है, अब इंग्लिश फोकस है, चल रहा है, चलने दो भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। बालिका शिक्षा पे विशेष फोकस। अब बालिका शिक्षा पे क्या फोकस करेंगे? मदरसे बढ़ा देंगे क्या? भाई यूनिफॉर्मिटी की बात कीजिए ना। यूनिफॉर्मिटी की जब बात करेंगे तो काम होगा। लेकिन चलिए कह रहे हैं तो मान लेते हैं, है ना। अरे बाप रे बाप, 2027 तक पूरे यूपी को साक्षर बनाना रहा महाराज। लग रहा है मोदी जी से इंस्पायर हो गए हैं। शिक्षा का बजट को 3 गुना बढ़ाने का फैसला। अरे बाप रे, विश्वविद्यालयों में सीटों को दुगनी करने का वृद्धि, ये सब चीज़ें तो कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में सीटें दुगनी की जा सकती है, एजुकेशन सिटी स्थापना की जाएगी, हाँ ये सब कर सकते हैं अखिलेश यादव। पर्यावरण शिक्षा जरूरी किया जाएगा, चलिए तो पहले से ही है। कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, हाँ ये भी अखिलेश यादव कर सकते हैं। छात्रों के ऋण के लिए राज्य शिक्षा कोष बनाया जाएगा, ये थोड़ा एक अजीब तरीके का स्ट्रेटजी है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक भी खाली पदों की नियुक्ति करेगी, ये भैया ये फर्जी बातें हैं, इनका कोई बात नहीं। 1 साल में नियुक्ति किस तरह से होने वाली है सबको पता है, ये एक असंभव बातें हैं, है ना। संविदा कर्मियों पर रोक, शिक्षा मित्रों की बहाली दुगना किया जाएगा, ये तो ठीक है, शिक्षा मित्र का सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। वित्त विहीन स्कूलों में 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय होगा, अच्छा ठीक है। लैपटॉप और लड़कियों को 50% प्रतिनिधित्व। देखिए भैया महिला सेंट्रिक कांग्रेस ने जो प्रियंका गांधी की राजनीति, उस दिन आप मुझसे कह रहे थे कि आपने 20% उनको दिया, उसका यही कारण था। देखिए एक प्रियंका गांधी ने आकर के कहा कि हम 40% देंगे, 30% देंगे, स्कूटी देंगे, तो अब सब लोग महिला महिला बालिका कर रहे हैं। तो यही होता है, खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, तो ऐसे लोग बदल रहे हैं। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्रसव के सिर्फ 15,000 रुपया, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो भाई फैसिलिटेशन, हालांकि अभी भी आंकड़ों में हम थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। उसका कारण ये होता है कि कुपोषण थोड़ा ज़्यादा है, मेरा जो मानना है। लेकिन फैसिलिटेशन तो बढ़ा है अखिलेश काल से, 2012 से भी, मायावती के काल में भी काफ़ी अच्छा रहा फैसिलिटेशन। 12 में से 17 तो काफ़ी बढ़ा। और अब तो आपको पता है कि अब ये देखिए इस फैसिलिटेशन के ऊपर, प्रसव वाला फैसिलिटेशन, बर्थ सिस्टम वाला जो फैसिलिटेशन है, इस पे तो मैं भाई दोनों पार्टियों का बहुत दाद देता हूँ। अखिलेश यादव ने भी ज़बरदस्त बेसिक काम किया और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, हाई स्टेप जो है योगी गवर्नमेंट ने खड़ा किया। ये मतलब है, यूपी के मामले में आप इसको ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। लेकिन भैया चलो ठीक है, ये भी काम है, ठीक है। 15 दिनों में भुगतान, ये भी दिखा रहे हैं। किसान कर्ज मुक्त, ये भी देखिए गोल गोल गप्पा वाली बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कर्जे की इकोनॉमी को हम लोग अडॉप्ट कर लिया 1991 से, अब कहाँ से कह दोगे कि भैया एक समाजवादी व्यवस्था बन जाएगी या सोशलिस्ट व्यवस्था बन जाएगी। सोशलिस्ट व्यवस्था के लिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए। हम जातियों समाजों धर्मों में बैठे, हमारे पास कहाँ से यूनिफॉर्मिटी आएगी, है ना।
फसलों के लिए फूड क्लस्टर बनाना, चलिए ये तो ठीक है, कर देंगे। कामधेनु पशु पालन योजना ये तो चलती ही रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। कल्याण का हर हाल किसानों के लिए भी देखिए, योगी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा दिया था, अखिलेश ने पहले किया, फिर योगी ने उसको और बढ़ाया। अब देखिए क्या करते हैं। ग्राम न्यायालयों का भूमि विवाद त्वरित निष्पादन, ये ग्राम न्यायालय वाला भी कॉन्सेप्ट कुछ खास चला नहीं है ना। बाकी ठीक है, आईटी सेक्टर को बढ़ावा भैया दे सकते हैं, पुलिस भर्ती शुरू कराएंगे, ठीक है, ये भी मुश्किल काम है। महिला और दलितों को त्वरित न्याय, ये थोड़ा सा त्वरित न्याय वाला अच्छा रहता है। नदियों के लिए मिशन की स्थापना, पर्यावरण से काफ़ी सिस्टम है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाएंगे, चलिए ठीक है। कुल मिला करके बजट काफ़ी अच्छे, इनका जो वचन पत्र है ये बहुत ही अच्छा रहा है अखिलेश यादव का। पर इसमें से देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें गोल गोल मतलब कमज़ोर तथ्यों पे आधारित है। उसका कारण ये है कि जब योगी डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई तो आप कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन चलिए, इच्छा शक्ति तो आदमी दिखाता ही है। अब बंदर का प्रयास है कि शेर का प्रयास है, तो सरकार के आने के बाद ही पता चलेगा, है ना, किसकी सरकार आती है, कौन बंदर का सरकार करता है या कौन शेर का प्रयास करता है। अब योगी आदित्यनाथ जी के का तो है ही है। आइए हम इनके संकल्प पत्र की बात करते हैं। पहले भी हमने बता चुका था, बसपा को इस रेस से हम थोड़ा सा बात रहते हैं, क्योंकि अंडरडॉग कंट्री है, कंट्री का कंट्री भी कह सकते हैं भैया। उनकी एक अलग ही तरीके की सोच चल रही होती है, चुनाव को लेकर के अलग संगठनात्मक रूप से लड़ रहे होते हैं। और फिर आईएनसी को है। अब देखिए इस घोषणा, देखिए कैसे चीज़ें बदलती हैं, राजनीति में चीज़ें कैसे इम्पैक्टफुल बदलती है, उसका एक उदाहरण आप देखिए। ये अभी तक हम इनको 4.5 के अंदर में रेटिंग दे रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र की तुलना अगर किया जाए तो ये 7.5 हो जाता है। उसका कारण क्या है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, और कॉपी पेस्ट आप ही ने नहीं किया है, बीजेपी ने भी किया है और समाजवादी पार्टी ने भी किया है। तो इसी को मैं कहता हूँ क्लास डेफिनेशन बनाना। अब एक क्लास, एक जाति के रूप के अलावा उत्तर प्रदेश में क्लास की राजनीति भी चालू हो गई है। ये क्लास की राजनीति अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, और अब ये धीरे धीरे भारत में पैर पसार रही है। और ये बहुत ही मतलब राजनेताओं के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि क्लास की राजनीति में भैया थोड़ा सा विकास दूसरे ही तरह का हो जाता है। खाना पूर्ति की राजनीति में इसको ज़्यादातर कहता हूँ। जाति की राजनीति और क्लास की राजनीति, दोनों ही राजनीतियों को मैं खाना पूर्ति राजनीति करता हूँ। इससे राजनेताओं को तो भला होता है, लेकिन आम जनता का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता है। और आप जब अपने जीवन के मान लीजिए 18-20 साल के होते हैं और जीवन के 50 साल तक 30 साल जब बिता लेते हैं, तो आप पाते हैं कि अरे भाई, इससे अच्छा जीवन जी सकते हैं, इससे अच्छा जीवन जिया जा सकता था, इससे अच्छे तरीके से रहा जा सकता था, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा सम्मान के साथ जीवन जिया जा सकता था। लेकिन चूँकि राजनीति भी उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में हिस्सा लेती है, उसी आधार पे चलते हैं। बीजेपी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम आंकूंगा, है ना, क्योंकि इनको बैकफुट पे, इनकी नीतियों की वजह से बैकफुट पे आनी चाहिए थे। बैकफुट पे आने का क्या, दो एलपीजी फ्री देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब हमारी एलपीजी सब्सिडी खत्म हो गई है तो आपको कोई मतलब नहीं बनता है, आप इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, है ना, कोई और योजना। अब देखिए, यही माइंडसेट योगी और मोदी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोदी जी भी वही काम कर रहे होते हैं, पर योगी जी जो है थोड़ा सा अगर दिमाग हल्का सा चलाते तो आप इसके लिए एक योजना बनाते थे, है ना, संपूर्ण हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी या लकड़ी मुक्त क्या कहते हैं वो सिस्टम, कि भाई हम साल में 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, हम खुद फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराएंगे। अब इससे आपको 2 चीज़ें मिल जाती है। गरीबी रेखा की जो लोअर तबके हैं, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, उनके बारे में मॉनिटरिंग हो जाती है ना। और ये जो बेरोजगारी कर रहे होते हैं ना, ये मॉनिटरिंग आपको आ जाती है। लेकिन भाई ये इसके लिए थोड़ा सा मोर इनोवेटिव होना चाहिए। तो योगी जी मोर इनोवेटिव हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि योगी जी का बहुत ज़्यादा इनपुट है इन सब मामलों में। फायर ब्रांड नेता है, उसी चक्कर में है। इसलिए यहाँ पे आप देखते हैं इस जंग में बीजेपी पिछड़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस जंग में अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। ज़्यादातर इनका सा सिस्टम जो है वो फेंकने वाला है। ये सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे कितना भी आप जोश दिखा लीजिए, इन बातों में बहुत कम लोग आ पाएंगे। क्षेत्रीय क्लासिक व्यवस्था में 2 है, जैसे शिक्षा मित्र आपके साथ जुड़ते हैं, शिक्षा मित्र वाले लोग आपको ज़रूर वोट करेंगे। थोड़ी ग्रामीण अंचलों में शिक्षा मित्रों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, हमने देखा है ना, तो वहाँ पे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा मैंने रेटिंग बढ़ा दिया है इनका, नहीं तो इनकी रेटिंग तो और भी कम आती, क्योंकि ये इनमें से ज़्यादातर वादे पूरे होने वाले नहीं
है ना, या पूरे होंगे तो बहुत थोड़ी सी जगह पे पैचेस में पूरे हो सकते हैं, है ना, पूरे पैचेस में पूरे होंगे तो इसलिए उसका कोई मतलब बचता नहीं है ना। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा निराशा बीजेपी की हुई कि बैक टू द फ्री पॉलिसी, है ना, जो मोदी जी के आने के बाद हमें ये लगा था कि हम आगे से लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने पीछे कर दिया है हमको। खास करके योगी जी को थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। देखिए, कर तो आप सब रहे हैं लेकिन इनोवेशन नहीं हो रहा, और यही बात अखिलेश यादव के लिए है। एक आपसे कम मेहनत करने वाली प्रियंका गांधी ने आप लोगों को मैनिफेस्टो, है ना, वचन पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, किसी भी नाम से बुला लीजिए, उसमें पीछे ढकेल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रियंका गांधी ने यहाँ पे अपना विजय रथ जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना बना दिया है, और उन्होंने इस बात को जरूर बता दिया है कि इतने तबके में किस तरह से आखिरी समय में सौदेबाजी होती है चीज़ों को लेकर के, और सोचने का थोड़ा एक नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनमानस आज भी अक्षम टाइप का रह गया। मोदी जी ने भी अभी संसद भवन में बताया कि अक्षमता को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सक्षमता को भी आप बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसका थोड़ा सा अभाव रहा, है ना। आपने काम भी किए तो आपको पता नहीं चला, और समाजवादी पार्टी का पहले का ही सिस्टम हमने देखा है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़े वादे कर दिए हैं। इतने वादों की ज़रूरत नहीं। बिजली फ्री था, ठीक था, किसानों के लिए बिल और पैसा आप देते, ठीक था, लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन आप कर देते मास्टर्स तक या ग्रेजुएशन तक, वो भी मुझे एक एक्सेप्टेशन लगता, लेकिन एक एक्स्ट्रा अप्रोच लगाना, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फंड्स की कमी होती है, कोरोना पीरियड है, हमें ये भी नहीं पता है कि आने वाले कितने वेरिएंट्स और आने वाले हैं, 3 4 5। तो इस तरह से मैं अपना ये आज का सिस्टम ख़त्म कर रहा हूँ, और हम एक बार देखते हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में हमारी जनता क्या करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉलिटिकल एजेंडा चैनल में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।